नेशनल दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं आज राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के साथ राजस्थान की जो भर्तियां हैं, भर्ती प्रक्रिया है, राजस्थान सरकार की तरफ से जो नई भर्तियां निकाली गई है और जो पुरानी भर्तियां अटक रही है, उन सब के लिए चर्चा करने के लिए बैठा हूं। उपेंद्र यादव बेरोज़गारों को लेकर लंबे समय से करीब 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं और सारी चीज़ की इनको नॉलेज है। उपेंद्र जी, आपके मिलने वाले, आपके चाहने वाले और आपसे जो अपेक्षा रखते हैं वो लोग सब फेसबुक पर जुड़ रहे हैं आज नेशनल दुनिया के माध्यम से। कई लोग जो हैं वो सवाल करते रहते हैं, बहुत सारी भर्तियों की जानकारी नहीं है और राजस्थान सरकार ख़ास तौर से अभी जो कोरोना वायरस के समय जो भर्तियाँ अटकी है उस पर कोई ख़ास कदम उठाती हुई नज़र नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स परेशान हैं। कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे आज। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आरपीएससी की जो लंबित भर्तियां हैं उसको लेकर। आरपीएससी की लंबित भर्तियां कितनी है, कब से अटकी हुई है और उनके अटकने का कारण क्या है, कोर्ट में क्या है, राजस्थान सरकार क्या चाह रही है, इस सारी चीज़ को लेकर, सारी बात को लेकर आप विस्तार से बताइए ताकि जो बेरोज़गार हैं वो उनके दिमाग में जो चीज़ है वो क्लियर हो सके, जो भी समस्या है, मान लीजिए कोई कन्फ्यूज़न है तो वो दूर हो सके। देखो, सबसे पहला जो आपका जो आरपीएससी का आपने सवाल पूछा है, मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि आरपीएससी से बेरोजगारों का विश्वास उठता जा रहा है। आरपीएससी एक मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुका है और मेरी खुली चेतावनी है। सरकार आपको अध्यक्ष बनाया गया है सरकार के द्वारा कि बेरोजगारों को समय पे रोजगार मिले, उनकी पीड़ाओं को सुना जाए। आप मिलते नहीं हो किसी से भी, बेरोजगार चक्कर काटते रहते हैं, भर्तियां लटकती रहती है। क्यों? आरपीएससी के साथ साथ सरकार की साख को गिराने का काम जो अध्यक्ष महोदय दीपक उत्प्रेती जी करे, सीधा आरोप है। मेरा कुछ नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आप गलत हो, इसलिए मैं आरोप भी लगा रहा हूँ। और कोरोना हट गया और हमारा दिमाग सटक गया तो वहाँ आरपीएससी के ताला भी ठोक देंगे और वहाँ घेराव भी करेंगे और आप मिल गए तो आपका भी घेराव करेंगे। बड़ा दुख होता है। आप भर्तियों के आरपीएससी की रामगोपाल जी, आपको बताना चाहूँगा, टेक्निकल विभाग की 2016 एसआई भर्ती 233 पदों पर फॉर्म भरवा ली गई, आज तक एग्जाम नहीं हो पाई। इसके अलावा 335 से ज़्यादा पदों पर एसआई भर्ती 2016, उसका इंटरव्यू बाकी है, उसकी ज्वाइनिंग बाकी है। इसके अलावा 2004 और 2006 के वो तृतीय श्रेणी शिक्षक जिसमें खामियां थी, आज तक उनको न्याय नहीं मिले। वो बूढ़े हो गए हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, जो नौकरी कर रहे हैं कई लोगों के तो बच्चे, और कई आज वो बेरोजगार है। आज तक 2004 से 2006 की वो शिक्षक भर्तियों का आज तक उन्होंने निस्तारण नहीं किया। अब इसके अलावा 2018 जो एएन भर्ती है उसका मुख्य परिणाम आज तक जारी नहीं किया। आरएस भर्ती 2018 कोर्ट में दम तोड़ रही है। इनकी तरफ से एक प्रार्थना पत्र नहीं लगाया जा रहा, इनकी तरफ से उनका निस्तारण नहीं किया जा रहा है। वो लगातार गुहार कर रहे हैं, कभी ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे हैं मामले को, लेकिन उत्पत्ति जी के कोई असर नहीं हो रहा। आज इन शब्दों का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं भी कई बार गया हूं, मैंने भी कोशिश की है दीपक उत्पत्ति जी से मिलने की, लेकिन वो कहते हैं वो किसी से नहीं मिलते। भाई मिलते नहीं तो आप अध्यक्ष क्यों बने? आप जब बेरोजगार की पीड़ा ही नहीं सुनना चाहते हो, उनकी समस्या ही नहीं सुनना चाहते हो। अभी आपने व्याख्याता का जो आपने व्याख्याता की उत्तर जो आंसर की जारी की है उसमें भी विवादित आए हैं सामने, लोग कह रहे हैं। और दूसरी बार आपने कह दिया कि इसमें जुर्माना लगेगा, पीसो लगेगी, तो एक गलती आप करते हो और उसका खामियाजा बेरोजगारों को क्यों चुकाना पड़े? इसके अलावा आरएस में, इसके अलावा जो आरपीएससी की और भी भर्तियां हैं, अभी सेकंड ग्रेड भर्ती 2013 का भी मामला उनके पास, अभी शिक्षा विभाग ने उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगा था, लोग बीकानेर धरना दिया, कई लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 2013 की भर्ती 20 चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में वो लड़के जीत के आए हैं, लेकिन आरपीएससी को जवाब देना था, अटका रखा है। आरपीएससी एलडीसी भर्ती 2013 317 पदों की जो रिसफल जो सूची जारी हुई थी उसके फॉर्म मंगवाए गए थे, आज तक उसकी सूची नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं आरपीएससी पर विश्वास उठता जा रहा है क्योंकि इनकी लापरवाही सामने आ रही है। हर बार विवादों में रही है, कभी 17 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, कभी समय पे परिणाम नहीं आया। आपने देखा होगा कि 2012 के बाद मैं खुद कम से कम 7 से 8 बार वहाँ आरपीएससी के सामने धरना दिया है, यानी कि बिना धरना प्रदर्शन अनशन के बिना तो आरपीएससी रिजल्ट ही नहीं निकालती। इसलिए इसमें
पूरी सरकार से गुहार करता हूं कि आरपीएससी की वजह से पूरी सरकार की जो किरकिरी हो रही है, आरपीएससी के अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप कुछ दिन बाद रिटायर्ड होने वाले हो और आप समाज के बीच में भी जाओगे, वही युवा आपको बद्दुआ देंगे कि आपने किया क्या है। आपको कुछ करना है तो थोड़ी बहुत सद्बुद्धि लो, समय पे भर्तियों को पूरा करें, कैलेंडर जारी करो ना, कब एग्जाम होगा, कब परिणाम आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, वो जारी करे। और सबसे बड़ी बात है, सरकार एक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करे, जो अधिकारी लापरवाही करते हैं उसके खिलाफ। दीपक उत्प्रेती से आपकी बातचीत हुई है क्या इस बारे में कि कौन सी भर्ती कब कोई कैलेंडर जारी करने को, क्योंकि संवैधानिक संस्था है और इसकी जिम्मेदारी बनती है, कम से कम राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। एक व्यक्ति को संवैधानिक पद पे आपने बिठाया है तो उसको लेकर आपने कोई कैलेंडर दिशा निर्देश जारी किए होंगे जिसके आधार पे ये पता चल सके युवाओं को, बेरोजगारों को, कि उनकी कब भर्ती होनी है और उनको कब ज्वाइनिंग मिलनी है। देखो, आरपीएससी की एक दो भर्तियाँ और भी है जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, जो सहायक कृषि अधिकारी है, एएसओ है, वन रेंजर भर्ती की परीक्षा तिथि जारी होनी है, तमाम और भर्तियाँ हैं। लेकिन दीपक उत्प्रेती जी की बात है कि वो जब मिलते ही नहीं है, जब उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाती तो कैलेंडर की बात कैसे रखे। हालांकि मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने मजबूती से बात रखी है कि कैलेंडर जारी किया जाए, और इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग, लेकिन अब जारी हो, समय पे भर्तियाँ हो तो बेरोजगार को राहत मिल सकती है। एक और बड़ी समस्या है जो आपके बेरोजगार जो कमेंट करते रहते हैं, अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती है। अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती को लेकर अभी वर्तमान में क्या स्टेटस है, लोग इसको लेकर भी काफ़ी भ्रमित हैं। देखो, कोर्ट में करीब जो मेरी नज़र में 5 भर्तियाँ लंबित है। कृषि प्रेक्षक, महिला सुपरवाइजर, महिला आंगनबाड़ी और प्रयोगशाला सहायक और आरएस भर्ती, और एक अग्निशमन की 6 भर्तियाँ होगी। अग्निशमन की भर्ती शायद 2015 की है, वो कोर्ट में अटकी पड़ी है। और अब बात ऐसी है कि कभी विभाग की तरफ से जवाब नहीं जाता, विभाग की तरफ से जवाब जाता है तो फिर वकील खड़ा नहीं हो पाता। अब जब सरकार से हम निवेदन करके, ट्विटर वार करके, सोशल मीडिया से, प्रदर्शन के द्वारा हम जब पूछते हैं, सीएम साहब से गुहार करते हैं, जब एडवोकेट एक्टिव हो चुके थे, लेकिन अब कोरोना आ गया बीच में। लेकिन यही है कि जो कोर्ट में एसटीएफ का मामला है, तो सरकार जल्द से जल्द प्रार्थना पत्र लगवाकर 4 भर्ती तो अधीनस्थ बोर्ड की हैं एसटीएफ मामले में, प्रयोगशाला सहायक, कृषि प्रेक्षक, महिला सुपरवाइजर और महिला आंगनबाड़ी। यह है। इसके अलावा ये आरएस भर्ती 2018, तो वहाँ प्रार्थना पत्र लगवाकर इसका निस्तारण करवाई। आरएस भर्ती की अभी 10 जून को सुनवाई है और इन 4 मामलों की सुनवाई 3 जून को है। तो यही है कि मैं लगातार, अब आज मैं खुद जयपुर आया हूँ, कल जयपुर आ गया था, मंत्री जी से मिला हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ, सारी भर्तियों की डिटेल उनको लिख के दी है। लगातार मैंने बताया इसका रास्ता है कि प्रार्थना पत्र लगाकर भर्तियों का निस्तारण करवाया जाए। ये जो मैंने 6 भर्तियाँ बताई है कोर्ट में फिलहाल। इसके अलावा अधीनस्थ बोर्ड में एनटीटी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होना है, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का परिणाम जारी होना है, पुस्तकालय अध्यक्ष, स्टेनोग्राफर की पुस्तकालय अध्यक्ष की परीक्षा तिथि जारी होनी है, फार्मासिस्ट की भी परीक्षा तिथि जारी होनी है। इसके अलावा जो स्टेनोग्राफर, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वजह से कई भर्ती अटक गई थी, और क्योंकि संशोधित अभ्यर्थना आनी थी, उसमें स्टेनोग्राफर भर्ती भी थी। और वो फाइलों के चक्कर में, एक बार शुरू में हम बचपन में एक किताब में पाठ पढ़ते थे कि चक्कर चप्पलों का, अब ये चक्कर चल रहा फाइलों का, पदों का। वो कभी एआरडी विभाग से कभी वो फाइल निकल ही नहीं पाई। एक बार अधीनस्थ बोर्ड की, फिर वापस आ गई। तो वो लोग इतने परेशान हो रहे हैं, 1111 पदों की ये भर्ती है कि वो अभ्यर्थना नहीं पूछी तो उनने आवेदन प्रक्रिया शुरू हो पाई। कम से कम उस वो अभ्यर्थना पूछी, आवेदन प्रक्रिया से हो पाए तो वो एग्जाम तो दे पाए। पुस्तकालय अध्यक्ष हो गई, स्टेनोग्राफर होगी, फार्मासिस्ट होगी, पटवारी होगी, पुलिस हो गई, इनकी एग्ज़ाम होना बाकी है। इस एनटीटी का परिणाम बाकी है, कनिष्ठ अनुदेशक का फाइनल परिणाम बाकी है, और जो पशुधन सहायक है, पीटीआई है, और भी भर्तियाँ हैं जिनकी एक और सूची जारी है, सूचना सहायक की भी सूची जारी होनी है। लेकिन साथ में एक अधीनस्थ बोर्ड में मुझे भी शंका है, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अधीनस्थ बोर्ड में भी जो कुछ अधिकारी मुझे मिली वक्त लग रही है कि मैंने देखा है कि एक खेल खेला जा रहा है, रिजल्ट निकाला जाता है, प्रोविजनल किसी को डाला जाता है और बाद में सिफारिश या पैसों के आधार पर उसको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। अभी हाल ही में मैंने देखा 2-3 उदाहरण हमारे सामने आया कि फिजिकल हैंडीकैप्ड या कुछ आदमी सामान्य है, फर्जी सर्टिफिकेट बनाया और फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर वो उसने सचिवालय में उसका चयन भी पा लिया, चयन हो गया। तो हमने ऑब्जेक्शन कर दिया तो उसने ज्वाइनिंग नहीं की। लेकिन जो फर्जी सर्टिफिकेट को अप्रूव करने वाला कौन था? अधीनस्थ बोर्ड के अधिकारी। आज तक उन्होंने ये जांच नहीं करवाया कि वो फर्जी सर्टिफिकेट किस डॉक्टर ने बनाया, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा बड़ा एक इन लोगों की व्यू रचना है
कोशिश यही है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा तो कई मेरे पास सबूत भी हैं, कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इसमें लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक बड़ा सवाल यह था कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती का पेपर आउट हुआ, अब आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया कि वो पेपर थाने से आउट हुआ, अधीनस्थ बोर्ड से आउट या प्रिंटिंग प्रेस से आउट हुआ। सवाल है कि भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता कैसे रहेगी। इसमें तो शिक्षा मंत्री का नाम भी आ रहा था जी, ये वो शिक्षा मंत्री जी का जो नाम सोशल मीडिया पर चल रहा था वो फर्स्ट ग्रेड में चल रहा था। पुस्तकालय अध्यक्ष में मैं आपको बता दूं कि जो मदर्स कोचिंग है उसका वो मालिक था। आज तक वो अपराधी जो पेपर लीक प्रकरण के दोषी थे, जो ये अपराधी मैं नहीं बता रहा, मैं मदर्स कोचिंग का मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये पुलिस की विज्ञप्ति है। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया था कि ये आरोपी हैं और ये कोचिंगों के मालिक हैं। न तो कोचिंग को सील किया गया, हमने दबाव बनाया तो 5-7 दिन के लिए कोचिंग सील हुई, वापस मिली वक्त से वापस सील ओपन कर दी गई। लेकिन कोचिंग सील कैसे होंगे? कोचिंग वालों में तो कोचिंग वाले तो विज्ञापन करते हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास के और इनके लगा के बड़े बड़े विज्ञापन करते हैं। प्रताप सिंह को कोचिंग वालों ने तो अध्यक्ष पता नहीं क्या कौन सा कोई पद दे रखा है, तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई कैसी होगी? देखो, लगातार 9 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और अभी जो मैंने पीछे स्टेप लिया है अध्यक्ष से संयोजक छोड़ने का, सबसे बड़ा कारण है कि मेरा गुस्सा, क्योंकि मुझे ये भ्रष्टाचार, इनकी लापरवाही इतनी बर्दाश्त नहीं होती। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पिट जाएगा, कोई ना कोई चाटा खा जाएगा, बड़ा कांड हो जाएगा। पहले भी किया है, कभी किसी मंत्री को बंद कर दिया, कहीं ताला ठोक दिया, पहले भी किया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वापस जेल जाए, हंगामा हो, ये माहौल बिगड़े। नहीं, पर ये समाधान नहीं है ना। ये नहीं, क्या करे, गुस्सा इतना आता है। आपने सील की तो वापस कोचिंग क्यों खोला? आज तक अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए? क्या वो बेरोजगार साल भर तैयारी कर रहे थे, कोचिंग कर रहे थे, लोग कमरा किराया लेके यहां रह रहे थे, उनका पैसा कौन देगा? जब वो कोचिंग कर रहे थे तो कम से कम उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। और कोचिंग एक नहीं, उसकी 12-13 ब्रांच है पूरे राजस्थान में, अरबों रुपए की उनकी इनकम है, उनको हमेशा के लिए सील करना चाहिए था। वो पारदर्शिता होती है और बेरोजगारों में विश्वास होता। एक बीकानेर जो शिक्षा निदेशालय है उसका भी सवाल काफ़ी आ रहा है, बहुत सारे कमेंट इसमें जुड़े हैं। इस मामले में क्या स्थिति है, कितनी भर्तियां अटकी हुई है और क्या सरकार की अभी वर्तमान व्यूहरचना क्या है? देखो, बीकानेर में एक चीज़ बता दूं, लगातार अपने ये कहते हैं ना कोर्ट में भर्ती अटक गई, क्योंकि अटकने में कहीं ना कहीं विभाग का भी रोल होता है। कैसे? मैं उदाहरण देना चाहूँगा। सेकंड ग्रेड भर्ती 2018, 9,000 से ज़्यादा पद है, 100 कितने पद है, वहीं 11,322 अधीनस्थ LDC के पद है, 5700 के करीब पद हैं। शिक्षा विभाग को उनको शिक्षा विभाग मिला अभ्यर्थियों को। अब उनके जिला आवंटन, स्कूल आवंटन करना है शिक्षा विभाग को, LDC के। और जो सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018, उनका मंडल आवंटन और नियुक्ति प्रक्रिया का आदेश करने शिक्षा विभाग को। लेकिन अभी तक उनके न तो मामला, ऐसे में जो लोग असंतुष्ट पर्सनों को नियुक्ति मिलेगी, जब इंतजार तो आप जिला आवंटन करिए, स्कूल आवंटन करिए, मंडल आवंटन करिए। अब जब 16 तारीख से LDC की सूची भेज दी गई थी, आज 26 तारीख हो चुकी है, 10 दिन किसका इंतजार कर रहे? क्या ज्वाइनिंग नहीं हो सकती? लेकिन ये जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, ये आपका विभाग है, आप लगातार ये कहते हैं कि 9,000 को जल्द ज्वाइनिंग देंगे, LDC वालों को जल्द ज्वाइनिंग देंगे। मेरा RPSC के मैं चेयरमैन साहब को कह नहीं सकता हूँ, वो अलग संस्था है, विभाग तो आपका है ना, आप कह भी सकते हो, आदेश भी कर सकते हो, ज्वाइनिंग दे सकते हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि LDC भर्ती 2018 की जो शिक्षा विभाग में जो लापरवाही चल रही है, जो जिला आवंटन और स्कूल आवंटन ज्वाइनिंग को लेकर, उसको जल्द से जल्द आप संज्ञान में लें, उनको ज्वाइनिंग दे। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 और 2013 वाला भी RPSC से इनके पास कभी 13 का मैं बता रहा था अभी RPSC की बोर्ड की RPSC के लिए, तो वो कभी इधर फाइल भेजते, कभी उधर भेजते हैं, तो दोनों का रोल है, तो वो 2013 वाले मामले को निपटाए। इसके अलावा इसमें एक अधिकारी जो उप निदेशक है, किशन दानचारण जी, मैं नाम स्पष्ट लूँगा, पता नहीं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो पूरी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं। क्योंकि भर्ती निकाली जाती है, भर्ती निकाली, मैं उदाहरण देना चाहूँगा, रीट भर्ती जी गलती सुधारी, या तो उनसे पूछ लीजिए कि आप दूसरे विषय में ज्वाइनिंग करोगे कि ना करोगे, हाँ यस या नो का जवाब लीजिए। उन्होंने कोई गलती नहीं सुधारी, 3500 पद खाली है, कोर्ट में मामला चल रहा है, हमने अनशन किया, लाटिया कही, लेकिन एक तानाशाही अधिकारी
वो इतना ताना सा बन गया, सरकार को गुमराह किया। हाँ, तो उसके ऊपर सरकार का आशीर्वाद है, किसी बड़े अधिकारी मतलब किसी मंत्री या हो सकता है मुख्यमंत्री वो का। नहीं, गुमराह आशीर्वाद है तो वो तो चुनावों में बेरोजगार भी आशीर्वाद देना जानते, कोई सी पार्टी है कोई सी सरकार है, आशीर्वाद जनता ही देती है। लेकिन सवाल यह है, जब मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा तो उसकी शिकायत भी करूंगा। ऐसे व्यक्ति को तुरंत हटाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का निलंबन होना चाहिए जो सरकार को गुमराह करे। 3500 पद खाली है। वहीं रीढ़ शिक्षक भर्ती 2016 साइंस में की 850 पौने 900 पद खाली है, उसमें भी लापरवाही, बोले नहीं निकालेंगे। चाहे 2016 अंग्रेजी के जो हाई कोर्ट के डबल बेंच से जीत के सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे, बोले सुप्रीम कोर्ट से जीत के आएंगे। मेरा खुला चैलेंज है आपको, यदि आप में दम है तो जीत के बताना, हम जीत के आएंगे और वहां भी आपको हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम सही हैं। आपकी जो दादागिरी नहीं चलेगी। और ये सीना ठोक के इसलिए बोलता हूं कि हम सही है, धरातल पे काम करते हैं, किसी के बाप से नहीं डरते। कार्रवाई करनी है, कानूनी कार्रवाई करनी, कर लीजिए, आप गलत और हम सही है, क्योंकि आपकी लापरवाही बर्दाश्त करें के बाद कोरोना समाप्त हो जाए। क्योंकि मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है काफ़ी दिनों से, क्योंकि अब जब लोगों के आंसू देखता हूँ, लोगों के मैं स्थितियाँ देखता हूँ, कई ऐसे देखे, विधवाएं देखी है, विकलांग देखे, कई परिवार को ऐसे देखा है कि वो इस पूरी भर्ती के लिए लड़ते रहते हैं। कई बार कई लोगों के उनके माता पिताओं के फ़ोन आते, रोने लग जाते, तब आत्मा दुखती है। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ या तो झगड़ा होगा, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरे 9 साल हो गए, अध्यक्ष दूसरा था। फिर दूसरी बात, संगठन की कई मजबूरियाँ थी, आर्थिक कई चीज़ें थी, इसलिए मैं खुद को मजबूत करने के लिए थोड़ा पीछे कदम उठाया। लेकिन कदम पीछे उठाया, लेकिन जिस दिन आगे हो गया ना, उस दिन इन लोगों का काल जरूर आ जाएगा। एक पंचायती राज की भर्ती को लेकर भी बहुत सारे कमेंट, पहले भी जिस दिन आपने लाइव किया था उस दिन भी बहुत कमेंट आए थे, आज भी कुछ कमेंट आ रहे हैं। तो पंचायती राज की भर्ती को लेकर क्या मामला है, स्थिति क्या है, अभी सरकार की मंशा क्या है? क्योंकि जैसे उप मुख्यमंत्री है और पंचायती राज के मंत्री हैं सचिन पायलट, उनको तो आपके काफ़ी करीब माना जाता है, तो अभी क्या करें वो? देखो, पंचायत राज एलडीसी भर्ती का जो मामला है, 5 मार्च को शायद 2000 चुनाव 19 में थे ना, लोकसभा के 18 दिसंबर में थे, है ना, 19 में लोकसभा वाले, हाँ लोकसभा वाले। तो 5 मार्च को कैलेंडर जारी हो गया था, 4 या 5 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि इनकी ज्वाइनिंग दी जाए 10,029 पदों पर। फिर उसके बाद वही फाइल घूमती रही, कभी विधवा कभी कहाँ। उस समय तो ये कह दिया गया कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता लग गई, इसलिए रोक दी जाए। एक बार रुकी, लोगों ने मिठाइयाँ बांट दी, लोगों ने खुशियाँ बनाई, बहुत कुछ थे, 10,029 परिवार, बहुत कुछ थे, धन्यवाद भी दिया। लेकिन जैसे लोकसभा चुनाव समाप्त हुए, फाइल अटक गई, बोले वित्त में गई, कभी कहाँ गई, कभी लीगल में, कभी घुमाते रहे चक्कर। लेकिन सवाल यह है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, कई बार बात भी रखी है, मुख्यमंत्री जी ने कमेटी का गठन भी किया है, और 25 नवंबर को पीसीसी के बाहर हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस वालों से जो झड़प हुई, इसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, मुझे भी जेल में डाल दिया गया। उसमें प्रमुख 3 मुद्दे थे, एनएमजी ने भर्ती 2013 नर्सिंग भर्ती, और एलडीसी पंचायत राज, और रीट लेवल 2 की कुछ सूची वाला कमेटी बनाई गई। लेकिन आज तक सबसे बड़ी बात है कि कमेटी का आज तक निर्णय नहीं आया। नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च देख लो, अब इतने महीने निकल चुके हैं, तो अभी तक उस कमेटी का भी निर्णय नहीं आया। अभी तक ये जो फाइल चल चुकी थी पहले, वो उसमें इतना बदलाव आ गया कि हाई कोर्ट में एक सुनवाई थी, उसमें ये पंचायत राज विभाग की तरफ से एक आदेश किया कि यह भर्ती तो पूरी हो चुकी है। सवाल ये उठता है, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भर्ती को हरी झंडी दी, कहा कि 10,029 बेरोजगार को ज्वाइनिंग दी जाएगी, दूसरे विभाग कह रहा है कि भर्ती पूरी हो चुकी है। दोनों में अंतर देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव, विभाग क्या पूरी भर्ती हो चुकी है। तो ऐसे जो इसमें जो जानबूझकर घुमाने का काम कर रहा है, चाहे अधिकारी हो, चाहे इसमें तमाम जो लोग लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब खाना देकर नहीं, पर इसमें वापस लेने ना, पर इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर लड़ाई जो पंचायती राज वाला मामला है ना, उसमें लड़ाई जो है वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में है। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जो मिठाइयाँ बढ़ चुकी थी लोकसभा चुनाव से पहले, वो इन दोनों की लड़ाई की वजह से वो अटका पड़ा है मामला? देखो रामगोपाल जी, एक मैं छोटा सा किसान का बेटा हूँ, मैं लड़ाइयों पे तो ध्यान दूंगा नहीं, कि मेरे ये पता है मेरी लड़ाई बेरोजगारों को रोजगार को दिलाने को लेकर है। इन लोगों को समय पे रोजगार मिले, उसलिए कोई सी सरकार हो, कोई सी पार्टी हो। लेकिन मुझे एक सबसे अच्छी खुशी मिली, मुझे अच्छा तब लगा कि मैं 3 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री से मिला, अच्छा रेस्पॉन्स दिया। मैंने कहा मॉनिटरिंग करें साहब, उससे पहले मैं लगातार मांग कर रहा था भर्ती की मॉनिटरिंग हो, सीएम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अभी मैं एक चैनल पे देख रहा था कि यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा में कह दिया कि साल भर तक भर्तियाँ नहीं निकालेंगे। जहां मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग, मुझसे भी मांगा गया कि आप दीजिए कौन सी भर्तियाँ। मैंने 11 तारीख को पूरी भर्तियों का विवरण सीएमओ में सौंपा, उसके बाद मीटिंग की और निर्देश दिया, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे विभागों की समयबद्ध भर्तियाँ हों।
इसे लगा मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और बेरोजगार प्रति उनका जो सोच अच्छी है और वो चाहते हैं रोजगार मिले। लेकिन ये तब यथार्थ ये तब हो पाएगा, धरातल पे तब हो पाएगा जब ये अधिकारी तानाशाही इनकी रोकेगी, जिम्मेदारी तय होगी और ये समय आने पर बताएगा कि हाँ ये जो मॉनिटरिंग की है ये सफल है या असफल है, या बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि समय बताएगा कि ये भर्तियाँ होंगी कि नहीं होगी। मैंने अभी उदाहरण दिया था आपको शिक्षा विभाग का कि 16 तारीख के बाद LDC भर्ती 2018 वाले अटके पड़े हैं। और इसके अलावा जो मैंने उदाहरण दिया था आपको कि उसका सेकंड ग्रेड भर्ती का, एक उदाहरण और देना चाहूँगा कि 24 दिसंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने फेसबुक पर डाला, घोषणा की कि हम 31,000 पदों पर रीट की वैकेंसी निकालेंगे और 2 अगस्त को एग्जाम करवाएंगे। फिर शिक्षा मंत्री जी ने कहा 2 सितंबर को करवाएंगे। ठीक है, टाइम बढ़ रहा है, कोरोना काल चल रहा है, हम सरकार की मजबूरी समझते हैं, सरकार के साथ है। लेकिन सवाल यह है कि लॉकडाउन में लोग घर बैठे हैं, कम से कम रीट की विज्ञप्ति तो जारी हो। मैं कह रहा हूँ आप सितंबर मत कराइए, नवंबर में करा दीजिए, दिसंबर में करवा दीजिए, अक्टूबर में करा दीजिए, इंतजार करेंगे बेरोजगार तैयारी करें, लेकिन आप विज्ञप्ति तो जारी करो। आप लेवल 2 का पैटर्न तो जारी करो कि क्या पैटर्न होगा, वेटेज 90-10 होगा या एक और विषय का पेपर होगा। कम से कम लोगों की असमंजस स्थिति दूर हो। 11 लाख बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप लेवल 2 का पैटर्न जारी करें और विज्ञप्ति जारी करवाएं जिससे बेरोजगार तैयारी कर सके। सवाल ये नहीं कि 2 सितंबर को एग्जाम, क्योंकि एग्जाम तो हमें भी पता है कोरोना सही होगा, सामान्य स्थिति होगी तो ही हो पाएगा। यदि कोरोना सही नहीं होगा तो मेरे हिसाब से एग्जाम नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, माननीय शिक्षा मंत्री का बयान था कि 3 महीने का समय चाहिए तैयारी के लिए, हम समय देंगे। तो मेरे हिसाब से 2 जून तक विज्ञप्ति जारी हो जानी चाहिए। 2 जून को नहीं होगी तो 3 सितंबर को नहीं होगी, 3 महीने की अवधि खत्म हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता, जब तक विज्ञप्ति और पैटर्न जारी नहीं होता तो मुझे नहीं लगता 2 सितंबर को एग्जाम हो पाएगी। LDC भर्ती 2018 पे मैं घूम के आ रहा हूँ। सरकार ST/SC को बैकलॉग दिया है, 1578 कितने पद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ST/SC भी हमारे भाई है। हमारा संगठन हर व्यक्ति की आवाज़ उठाता है, चाहे दिव्यांग हो, चाहे ST/SC हो, OBC जना, हर कास्ट, किसी कास्ट के आधार पर चलने वाले हैं, सबके साथ हम सबके लिए लड़ते हैं। लेकिन जो 587 पद OBC और जनरल के काट लिए गए अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार गुमराह कर रहे हैं कि सरकार के पास पावर है काटने का। नहीं, ये काट के दिए किसको, SC/ST को दिए हैं क्या? नहीं, काट के किसी को नहीं दिया। इन्होंने क्या किया है कि 12,906 पदों पर स्वीकृति मिली थी, लेकिन जो अलग अलग विभागों से इनके पास अभ्यर्थना आती है, अलग अलग से, कि LDC सभी विभागों में दे, तो अलग अलग विभागों ने जो अनुकंपा नियुक्ति मर्द आश्रित को नौकरी देते हैं, तो अपने अपने हिसाब से लोगों को ज्वाइनिंग दे दी, तो वो पद कम पड़ गए। इन्होंने आंकड़े बिठाए नहीं। आप पहले कह देते कि भैया हम तो 12,000 रुपये भर्ती रोजगार, आज आपने 12,906 कर लिया, आपने 1.5 गुना के दस्तावेज सत्यापन करवाए, सपने दिखा दिए, सारे काम कर लिए, सारा परिणाम लास्ट आए तो पद कम कर दिए। तो ऐसे में लापरवाही क्या है कि इसमें अधिकारियों को लापरवाही, उन पर गाज गिर सकती है, इसलिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार गुमराह करें। मीडिया, प्रदेश की मीडिया लगातार आवाज़ उठा रही है, लेकिन वो गुमराह करें। लेकिन मैं कल ही इसी, चाहे जो शिक्षा विभाग की जो तमाम भर्तियां, मैंने पूरी डिटेल जो मैं आपके सामने तथ्य पेश कर रहा हूँ, एक तरह से आप भी नोट कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें ये मुझे इसलिए पता है कि हर बेरोजगार के मैं संपर्क उनकी आवाज़ उठाता हूँ, मुझे हर आंकड़े पता है, हर भर्ती पता है। मैं किसी कागज़ में देख के नहीं बोल रहा, ये दिमाग में छप चुका है, हर लोगों की पीड़ा मैं सुनता हूँ, इसलिए वो सारे आंकड़े पेश करने माननीय मुख्यमंत्री तक सारी बात रखनी है। चाहे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही हो, चाहे RPSC की हो, जो 500 भर्ती के उन अधिकारियों के खिलाफ जुड़े जाए, ये LDC की बात। इसके अलावा जो कई और मुद्दे हैं, लेकिन रामगोपाल जी बात ऐसी है कि धीरे धीरे पूरे देश में रोजगार की स्थिति अब विकट होती जा रही है। अपना ये चिकित्सा विभाग की जो GNM और ENM वाली भर्ती है, इसको लेकर भी काफ़ी आपने भी किया था, आपके एक साथी, और वो संघर्ष करते रहते हैं, इसकी स्थिति क्या है जी? बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस सरकार ने पिछले कार्यकाल में 2013 और उन भर्तियों में आज भी % भर्ती आज भी लंबित है, लटकी पड़ी है। पिछली सरकार ने यह निकाल दिया कि हम नए लोगों को रोजगार देंगे, वाई मिलेगी, पिछली सरकार की हम नौकरी क्यों दें। उन अभ्यर्थियों ने संघर्ष किया कि कांग्रेस सरकार आएगी तो भर्ती को पूरा करेगी। अब जो पिछली सरकार का साथ देने वाले अधिकारी नई भर्तियां निकाल दी इन पदों की जगह, लापरवाही
भ्रष्टाचार किया। अब कह रहे हैं कि इन भर्तियों को पूरा करेंगे। सरकार कह रहे हैं साहब ये भर्तियां पूरी नहीं हो सकती हैं, नियमों में नहीं है, ये सरकार को गुमराह करके, क्योंकि उनको पता है कि आँच हमारे ऊपर आएगी अधिकारी जो लिप्त है इस पर। तो बार बार हम धरना प्रदर्शन करते हैं, हंगामा होता है, कमेटी बनती है, कमेटी को अधिकारी जो 2013 की नर्सिंग भर्ती एनएम जीएनएम के जो 67-1900 पद जो एनएम के हैं, 4514 पर जीएनएम के, आज वो बहनों की स्थिति, भाइयों तो चलो ठीक है लड़के सक्षम होते कहते हैं, उन बहनों की स्थिति मैंने देखी है। मेरे कई बार उन लोगों की स्थिति देख के आंसू आ जाते हैं। इतनी दुखी हैं बेचारी, इतना वो काम करती हैं, आज उनको न्याय नहीं मिला। इसके अलावा मैं भर्ती बता रहा था, 2013 की पंचायत राज एलडीसी भर्ती है, एक SSR भर्ती 4913 पदों पर पिछली सरकार ने उसको रद्द कर दिया था। NRHM की पैरामेडिकल का मैं चिकित्सा विभाग की आपको डिटेल बता रहा। इसके अलावा 2018 की जो अभी माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी ने रघु शर्मा जी ने आदेश किया कि हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं, जो प्रेशर बेरोजगार है उनको तो अभी भी ज्वाइनिंग नहीं मिली। एक जो भर्ती रद्द की थी उसका क्या किया इन्होंने? अभी जो 2019 में एक वो चिकित्सा मंत्री के अधिकारी के साथ एक लफड़ा हुआ था उसमें, तो उस वाली भर्ती का क्या किया इन्होंने? मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ ना कि जो अभी चिकित्सा मंत्री ने घोषणा करके वाई ली थी कि हमने भर्ती बाकी है 2018 वालों की, जो प्रेशर है संविदा वालों को मिल गई, प्रेशर को नहीं मिली तो उनको भी ज्वाइनिंग मिली। इसके अलावा मेडिकल जो प्रयोगशाला सहायक चिकित्सा विभाग में 1500 कितने पदों पे है चिकित्सा विभाग की, उसकी लिस्ट जारी होने ज्वाइनिंग बाकी है, और वो लोग के रूप में काम कर रहे हैं मेडिकल विभाग में 6000 रुपये में, 6000 रुपये। तो कम से कम उन लोगों के नाम मिलनी चाहिए थे ना। ऐसा ही एक मामला एनसीसी वाले हैं जो सेवा कर रहे हैं, जो एनसीसी जिनके पास जो एनसीसी कर रखे हैं वो सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को सरकार को एक 5 या 10 नंबर देने चाहिए हर भर्ती में कि वो सेवा कर रहे हैं, जो सरकार के सहयोग कर रहे हैं, कोरोना योद्धा के रूप में, उनको भी लाभ मिलना चाहिए, होम गार्ड्स को भी लाभ मिलना चाहिए। और जो चिकित्सा विभाग में आगे से मैं ये चाहता हूँ कि जो 2013 की भर्ती पूरी होने के बाद, 18 की भर्ती पूरी होने के बाद आगे से आरपीएससी के द्वारा लिखित परीक्षा होनी चाहिए। ये संविदा वाला, ये उनका शोषण करना, फिर संविदा वाला कहते हैं स्थायी करो, क्योंकि उनके वो भी 6000 में अपना घर परिवार नहीं चला सकते। तो भविष्य में जो भी सरकार भर्तियां करे, इन भर्तियों को पूरा करने के बाद वो लिखित परीक्षा आरपीएससी या दिनेश बोर्ड के द्वारा से हो, और आरपीएससी से भी तभी हो जो आरपीएससी का जो बंटाधार हो ये सुधर जाए, समय पे रिजल्ट निकालना, समय पे एग्जाम होना, समय पे ज्वाइनिंग देना, ये हो तो ही। एक चीज़ और बताऊँ, बीच में मैं आरपीएससी का नाम आ गया, एक चीज़ भूल गया था, व्याख्याता भर्ती 2018 विवाद हुआ था परीक्षा तिथि को लेकर, लेकिन आज तक उसका परिणाम ही नहीं आया। आंसर की निकाली, उस पर विवाद हो रहा है, भाई परिणाम तो निकाल दो। मतलब ये है कि प्रत्येक भर्ती अटका रखी है इन्होंने कैसे भी। देखो, आपको जो मैंने सारी डिटेल दी है वो तथ्यात्मक है, सही है, सारे आपके पास मेरे पास मौजूद है। हम चिकित्सा विभाग पे बात कर रहे थे, चिकित्सा विभाग की और भी कई भर्तियाँ हैं, एक और सीधी भर्ती की थी, उसका भी फाइनल परिणाम बाकी था, ज्वाइनिंग बाकी, तमाम कई भर्तियाँ अटकी पड़ी है। लेकिन अभी आपने इससे पहले पंचायत राज विभाग पे आप भर्ती पे जिक्र किया था, पंचायत राज विभाग, क्योंकि कई डेटा मेरे से निकल के आ रहा है, उसमें एक पंचायत सहायक भर्ती और हुई थी 24,000 कितने पदों, उनको 6000 रुपये में लगाया गया था। उससे पहले एक शिक्षा सहायक भर्ती हुई, फिर उसका नाम चेंज करके विद्यालय सहायक कर दिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी लंबित है, वो 33,000 कितने पदों पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उसमें तो बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है, कई लोगों ने आत्महत्या की है, कई लोग आज भी डिप्रेशन में हैं। अब उसमें भी बंटवारा हो चुका है, कुछ लोग विद्यालय सहायक के इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग पंचायत सहायक बन चुके हैं। अब वो पंचायत सहायक भी 6000 रुपये में कैसे अपना काम चलाए, वो भी कोरोना योद्धा के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उनका या तो स्थायीकरण करो। सबसे बड़ी बात है, माननीय शिक्षा मंत्री जी के कई स्टेटमेंट आज भी हैं, कई वीडियो हैं, उन्होंने दावा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम स्थायीकरण करेंगे, नियमितीकरण करेंगे। मुझे विश्वास है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी अपना वादा निभाएंगे, स्थायीकरण करके, नियमितीकरण करके इनको पूरा करेंगे। लेकिन जो विद्यालय सहायक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसमें विद्यार्थी मित्र के साथ साथ जो संविदा कर्मी है, पैरा टीचर है, जो उनका भी भला हो सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से इस बंदी को 33,000 से ज़्यादा पदों पर उसको वहाँ सुप्रीम कोर्ट से निस्तारण करवाएं। और एक विद्यार्थियों वाला जो मामला है, इसकी भर्ती को लेकर 2013 में जब चुनाव हो रहे थे तब किया था इनको 27,000 लोगों को नियमित करने का, फिर उन्होंने पूरे 5 साल निकाल दिए। अभी इन्होंने वादा किया, फिर इन्होंने भी अपना टाइम 1.5 साल तो निकाल दिया, तो क्या लग रहा है ये ऐसे ही घूमते रहेंगे? उन्होंने वादा किया था नियमित करने का, लेकिन उन्होंने तो निकाल ही दिया था, फिर उन पंचायत सहायक पे टेम्परेरी बेस पे लगाया। अब 6000 रुपये में निकाल क्या होगा? अब इन्होंने कमेटी बनाई है BD कला जी की अध्यक्षता में,
लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि कमेटी बनती है लेकिन उसका परिणाम क्यों नहीं आता। वो जो 3 भर्तियाँ मैं बता रहा था, NMGNM भर्ती, पंचायत राज LDC भर्ती और रीट लेवल 2 अटका पड़ा है, संविदा कर्मीवाड़ा अटका पड़ा है, ये पंचायत राज LDC वाला अटका पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें अटकी पड़ी है, तो उसका परिणाम क्यों नहीं आता? परिणाम निकालना चाहिए। हाँ, एक रास्ता और है, अभी कोरोना चल रहा है, कई ऐसी भर्तियाँ हैं कि मैं समझता हूँ कि आर्थिक स्थिति सबकी ख़राब हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, आपकी हो सकती है, सरकार की भी हो सकती है, मजबूरी हम भी समझते हैं, लेकिन रास्ता ये निकल सकता है। जैसे कृषि प्रेक्षक भर्ती है, कई ऐसी भर्तियाँ हैं जो एक ऐसे कहते हैं कि भैया आप जो नहीं आज नहीं तो 6 महीने बाद दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतने दिन रोक नहीं सकते, 6 महीने रोक लोगे। तो बोले हमें ज्वाइनिंग दे दीजिए, हम 6 महीने सैलरी नहीं लेंगे, या सैलरी मत देना। कम से कम उनके मन में एक वहम है, वहम यानी कि शंका है, क्योंकि भर्तियाँ कोर्ट में अटक जाती है तो साल 2 साल निकल जाती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कई बार RPSC में मैंने एक बार 2nd ग्रेड में परिणाम जो देखा कि कई लोगों ने मिठाइयाँ मार दी और दोबारा नंबर 10-10, 12-12 नंबर का अंतर है, कट ऑफ भी पूरी चेंज हो गई। वो आज उनको सपने दिखा को रुला दिया, खुशियाँ हंसा कर रुला दिया। कोर्ट में जाने के बाद प्रश्नों का विवाद, पता नहीं क्या विवाद, तो वो लोग मानसिक स्थिति से परेशान हो जाते हैं। तो ये चाहते हैं कि हमें ज्वाइनिंग तो मिले, चाहे 6 महीने बाद सैलरी मिल जाए। तो ऐसे बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। अच्छा, और ये भर्तियों को लेकर तकरीबन जितने भी कमेंट हैं ना, उसी हिसाब से करीब करीब सारी बात हो चुकी है। ऐसी कौन सी भर्तियां हैं जो आपको लगता है कि सरकार लंबे समय से अटका के बैठी हुई है और इनको तुरंत ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए? ऐसी कौन सी 2-3 भर्तियां हैं क्या ऐसी जो जिनके पद बहुत ज़्यादा हैं और लंबे समय से अटकी हुई है? रामगोपाल जी, आपके 2 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं ना। तो आपको ये कहा जाए कि आप कौन से बच्चे को ज़्यादा अधिकार दोगे? मेरे लिए सारे प्रदेश के बेरोजगार सम्मान है। मैं एक भर्ती की दावा करूंगा, दूसरा कहेगा भैया हम नहीं है कि बेरोजगार। नहीं, पर पुरानी पीड़ा सबकी लगती है। बहुत पुरानी जो भर्तियाँ हैं अटकी पड़ी है, उनको पहले नौकरी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। चाहे NMGNM भर्ती जो बहनें हैं, उन बहनों के आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। विद्यार्थी मित्र है, पंचायत सहायक है, पंचायत राज LDC भर्ती 10,039 पदों पर है, 2013 2nd ग्रेड है, 18 है, रीट 2018 है। तो तमाम वो भर्तियाँ है, मैंने पूरी, मेरे पास तो वैसे दिमाग में भी छपा हुआ है, वैसे लिखित में मेरे पास है, सारा डेटा मेरे पास है, मैंने CMO में भी दिया है। कुल मिलाकर मुझे थोड़ी सी खुशी इस चीज़ की हुई है, मुझे आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा विश्वास है, क्योंकि इस विश्वास से जब मैं 2 बार मुलाकात किया तो मुझे अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया, क्योंकि LDC भर्ती 2018 का मामला अटका पड़ा था, उन्होंने मॉनिटरिंग करके फास्ट प्रक्रिया से कुछ लोगों को ज्वाइनिंग मिल भी चुकी है, तो वो काम हुआ। तो अपना फ़र्ज़ बनता है कि हम हमेशा लेते रहे और खिलाफ बोलते रहे, वो भी नहीं है, मजबूरी समझना होगा, बात रखना होगा। मैं समझता हूँ कि मैं 50 मांग रहा हूँ तो 50 थोड़ी होगी, 10 हो गई, 20 हो गए, राहत तो बेरोजगारों की मिल रही है ना। लेकिन मुख्यमंत्री जी पे यही है कि जो तमाम जो मुद्दे ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना है, वो जल्द से जल्द करें, राहत प्रदान करें। आर्थिक स्थिति मान लीजिए ख़राब है तो वो बताएं कि स्थिति से नहीं है, आप 6 महीने जो भी बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कोरोना स्थिति प्रदेश की चल रही है, देश की चल रही है, मैं हर स्थिति में साथ है। मैंने तो ये भी कहा था कि यदि आप वैक्सीन के लिए शरीर की आवश्यकता हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, ब्लड की आवश्यकता है तो मेरी टीम, मैंने उस दिन लिस्ट बनाई 50 लोगों की, ब्लड चाहिए तो हम आ जाएंगे देने, किसकी भी आवश्यकता है सरकार के साथ है। हमने लोगों से मांग भी की, कई लोगों ने 1 लाख से ज़्यादा हमारे साथियों ने, मेरे पास लिस्ट मैंने डाला दी, जो लोग डालते हैं ना कि हमने इतना सहयोग किया, वो दिखाने की कोशिश करते हैं, हमने जितना सहयोग किया हमने डाला भी नहीं, हमारे साथियों ने रुपये में भी हेल्प की, अकाउंट नंबर में, और वैसे जितनी हेल्प करनी है हमने कोशिश की है कि ये लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री जी की नहीं है, ये लड़ाई माननीय प्रधानमंत्री जी की नहीं है, ये लड़ाई पूरी देश की जनता की है। हम सबको मिलकर और उसको कोरोना को हराना है, देश और प्रदेश को बचाना है। पर इस कोरोना की लड़ाई में बीच में जैसे आपके कमेंट भी आते हैं, इसमें जो बेरोजगारों के सामने इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कमरे किराए का। सरकार बिजली के बिल माफ़ नहीं किए हैं, कमरे किराए के लिए लड़ाई हो रही है, बेरोजगार कह रहे हैं कमरे का किराया हम दे नहीं पा रहे हैं। क्या सरकार को नहीं लगता कि 3 महीने का कम से कम कमरा किराया सरकार को देना चाहिए, बेरोजगारों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए? और कोचिंग वालों का, जिन कोचिंग वालों ने फ़ीस ले ली है, उनको आगे की पढ़ाई कंटिन्यू उसी फ़ीस से रखनी चाहिए या फिर वो कोचिंग की फ़ीस वापस लौटानी चाहिए? देखो रामगोपाल जी, मैं इस आपके माध्यम से राजस्थान के तमाम नेताओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी जो राजगढ़ में प्रकरण हुआ CI विष्णु कुमार जी वाला, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, एक जाबाज अधिकारी थे। सब नेता लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, CBI जांच हो, वो हो, वो अच्छी मांग है, जा रहे धरना प्रदर्शन चल रहा, अच्छी बात है। लेकिन ये भी तय होना चाहिए, अभी आपसे मेरे पहले भी चर्चा हुई थी कि हाँ भगवान को जो मंजूर था वो हुआ, लेकिन बाद में उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा?
कितने लोगों ने उसको आर्थिक सहयोग किया। आर्थिक सहयोग भी सब लोगों को, नेताओं को करना चाहिए कि मेरे 5 लाख 2 लाख साल, सब नेताओं को करना चाहिए, पुलिस प्रशासन सरकार को भी करना चाहिए। दूसरी बात, जो 10 दिन के दौरान जितनी उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है, कॉल डिटेल, वो निकलवाए, वो पता लग जाएगा किससे क्या है, वो जांच का विषय, वो समय पे सबको सच्चाई का पता लग जाएगा। अब ये समय नहीं है राजनीति करने का, ये समय है कि उसकी परिवार के लिए भविष्य में उनको कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, उनको कैसे सहयोग किया जा सकता है, सब नेताओं को करना चाहिए। सब लोग ये अच्छी बात है। यही चीज़ मैं इस चीज़ से जोड़ कर ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बेरोजगारों को जो मामला है कमरा किराया वाला, इसमें सारे नेताओं को बोलना चाहिए, निवेदन करना चाहिए, आह्वान करना चाहिए। आज 14 मार्च को सभी कोचिंगें बंद कर दी गई, सभी बेरोजगार घर चले गए। किसके आदेश पे? सरकार के आदेश पे। युवा साथियों ने कहा कि हम सरकार के आदेशों की पालना करेंगे। पालना में घर गए, घर बैठे, बाहर भी नहीं निकले, और युवाओं ने तो जितनी मदद हुई सरकार के निर्देशों की पालना की, और समाज सेवी कार्य में लोग लगे हुए हैं। लेकिन उस समय उनको यह पता होता कि लॉकडाउन इतना लंबा चलेगा, या सरकार बीच में कह दी थी आप अपना सामान ले जाओ, तो लोग सामान ले जाते। 2 महीने कंप्लीट हो चुके, तीसरा महीना चल रहा है। मकान मालिक फ़ोन करके कह रहा है कि सामान ले जाए, या मैं बेच दूंगा, या वो कर दूंगा, आप कमरा किराए। कई ये भी लोन चुकाते हैं, साहब हमारे तो ये खर्चा होता है, हम तो मकान किराए से हमारा घर। कुछ ही ऐसे इस सिटी में जिन्होंने मकान बना रखा है, जयपुर सिटी, कोटा, जोधपुर, तो पैसे वाला होगा वही मकान बना रखा, गरीब तो बना नहीं सकता। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, जिले मकान मेरा तो नहीं है। मैं भी एक ही पूरे यूथ का नेतृत्व करता हूँ, मकान किराए के पास है। दूसरी बात, कई ऐसे हैं जिन वास्तविक आय का करें। मान लीजिए कई लोग ऐसे भी बेरोजगार हैं जो अच्छे परिवार से आते हैं, माँ बाप, परिवार नौकरी में, लेकिन कर्जा बेटा मैं हो जाएगी, फीस ले। आज वो उनकी कोचिंग फीस भी गई, जमा करवा दी। आज जो कमरा किराया वो देंगे तो बाद में उनका भविष्य क्या होगा। कर्जा देने वाला तो कर्जा आज ही मांगता है। वो था कि मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरा बेटे का नंबर आएगा तो कहीं ना कहीं वो नौकरी लग के चुकाएगा। आज वो दुखी है कि मैं कहाँ से किराया दूँ, कहाँ से मैं तैयारी कर पाऊँगा, बाद में कहाँ से एग्ज़ाम दूंगा, कोचिंग का भी अता पता नहीं है। तो मैं सबसे बड़ी बात है कि शायद 1 महीने पहले, यानी बहुत दिन पहले, मैंने सबसे पहले ये मामला मैंने खुद ने उठाया, क्योंकि मैं इन युवाओं के मैं एक किसान का बेटा, उनकी समस्याओं को मैं समझता हूँ। हालांकि बाद में कई सांसद, कई एमएलए इसको उठा रहे हैं, कई राजनीतिक पार्टियां भी उठा रहे हैं, स्वागत योग्य है। वो तो हमारे देश को भी करिए, क्योंकि उनको पता है कि मीडिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया हमने, ये क्या वो क्या है कि वाई और झूठा एक वाई लूटने का शौक होता है। मैं लोगों को कहूँगा झूठी वाई लूटने के बजाय आप दिल से काम करिए, माफ होगा तो लोगों की दुआ लगेगी, गरीब आदमी की। बढ़िया है, लोग साथ आ रहे हैं आपके। नहीं, दुआ लगेगी। मैं कह रहा हूँ, मैं भी आपको श्रेय दूंगा, मुझे श्रेय नहीं चाहिए, मुझे उन माता पिताओं का आशीर्वाद, उनके जो आंसू आ रहे हैं आंखों में, उनमें खुशियाँ होनी चाहिए। वो आज टेंशन में है, मैं किराया कहाँ से दूँ, कोचिंग फीस पर। यदि परीक्षा तिथि दूर हो तो ऐसे मान ली लॉकडाउन के बाद परीक्षा आ गई, क्या कोचिंग करेगा, तो या तो उसकी फीस वापस, और इसके लिए तो फीस देनी होगी वापस, क्योंकि नहीं देंगे तो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ उन कोचिंगों के ताला ठोकने का काम करेगा। देखेंगे फिर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, ये कानूनी सम्मत हमारी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, कोचिंग फीस वापस देनी होगी या कोचिंग करवानी होगी। रही बात कमरा किराए वाले मामले की, हम मिलकर प्रयास करेंगे, हम निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, गुलाब का फूल देंगे, निवेदन करेंगे, यार आप भी, आपका लाइट का खर्चा नहीं हुआ, आपका बिल का खर्चा नहीं हुआ, कोरोना एक राष्ट्रीय आपदा है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा है, परिस्थितियाँ हैं, ये सक्षम नहीं है, इनको माफ किया जाए, आपको दुआ लगेगी, पूरे प्रयास करेंगे किसी को राहत मिले। मेरे पास एक कॉल आया, आज भी उसका नाम याद है, संतोष रावत। उन्होंने फ़ोन करके मुझे बोला कि यार मेरे माता पिता कुछ नहीं है, मेरे को कर रहा है। तो कई बार मन विचलित हो जाता है, फिर कई बार लगता है यार ये होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तमाम उन साथियों की इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो देने में सक्षम नहीं है, उनसे कहे कि हम कोरोना समाप्त होने के बाद आएंगे, तब उनको थोड़ा आप कहते रहिए। मैं कोशिश माननीय मुख्यमंत्री से करूँगा, और जो मकान मालिक है उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जो इस दुनिया में जो जन्म लिया है वो अपने कर्मों की सजा यहीं भुगते। आप अच्छा करोगे, किसी का भला करोगे तो उनकी दुआ लगेगी, किसी गरीब की आप सहायता करोगे ना, वो दुआ लगेगी। मुझे कई लोग कहते हैं कि भैया आप मंदिर में जाया करो, पूजा पाठ किया करो। मैं मंदिर जाता हूँ,
लेकिन मैं 2 घंटे पूजा पाठ नहीं करता, कि भगवान कहता है कि किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करो, वही मेरी सेवा है। तो आपके पास अच्छा मौका है आपको योद्धा बनने के लिए, आपको ये पुण्य कमाने का। आप माफ़ करिए कि आप मेरा बेटा और बेटी हो, आपकी स्थिति नहीं है तो हम आपको माफ़ करते हैं, या बीच का रास्ता निकालिए कि थोड़ा तुम करो थोड़ा मैं करूँ, बीच को सबको इसमें थोड़ा कुछ आपको करने की आवश्यकता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि राहत दे उन बेरोजगारों को, उन गरीब परिवारों को, जिससे उनका वो लोग एक मानसिक स्थिति उनकी बुरी ना हो, वो टेंशन में कि हम किराया कहाँ से देंगे। तो आप राहत आप प्रदान करें, आपसे मैं निवेदन करता हूँ। मेरे हिसाब से बेरोज़गारों को लेकर तकरीबन बात पूरी हो चुकी है, और जितने भी कमेंट थे उन कमेंट का आप जवाब दे चुके हैं। राज्य सरकार को भी आप चेतावनी भी दे चुके हैं, मांग भी कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है। नहीं, फिर भी आप बेरोज़गारों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, जो अंतिम मैसेज आपको लग रहा है? दिल में गुस्सा तो बहुत है, अरमान भी बहुत है, करना भी बहुत चाहता हूँ, लेकिन मजबूरियाँ भी बहुत है। क्योंकि बात ऐसी है कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से विश्वास है। दूसरी बात, मिलजुल कर धरना प्रदर्शन हम करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो, हम मिलते हैं, फिर वार्ता होती है, वार्ता से नतीजा निकलता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे रास्ते खुल रहे हैं, मिलो, तो हम मिल रहे हैं उनसे, और मिल भी रहे हैं, और काम धीरे धीरे स्टार्ट ही हो रहा है। तो एक बार प्रयास वार्ता से होना चाहिए। लेकिन यही आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे दिल में एक जो टेस्ट बनी हुई है, एक बार तो हम सबको मिलकर ताला तो लगा देना चाहिए, उनको दिखाते देना चाहिए कि युवा कमज़ोर नहीं है, कि जो तुम लापरवाही करते हो ना, इंतजार करवाते हो, ये इंतजार नहीं होना चाहिए। इंतजार इन लोगों को भी होना चाहिए कि इनकी सैलरी डरने वाली है, 5 महीने अचानक रोक दे, बोले सैलरी नहीं मिलेगी, स्टे आ गया बोलेगी, फिर बोले तारीख मिल गई, 5-7 महीने इनको सैलरी नहीं देना अध्यक्ष को, सदस्यों को, तो उनको पता लग जाए कि झटका कैसे लगता है, दुख क्या होता है। तो जिस प्रकार चुनावों की बात है, चुनाव भी होते हैं कि जब उनके चुनाव समय पे हो सकते हैं, परिणाम समय पे आ सकते हैं, समय पे ले सकते हैं, तो बेरोजगार को रोजगार भी समय पे मिले। तो उनके भी कई बार है कि बोले चुनाव हो गए, जीते, बोले कि आप तो जैसे भर्ती रद्द हो जाती है ना, चुनाव ही रद्द हो गए, झटका इनको लगे तब एहसास हो। क्योंकि मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, ये वीआईपी होते हैं, एसी की गाड़ी में रहने वाले होते हैं, तो उनको दुख दर्द का पता नहीं कि पटवारी क्या होता है, पुलिस क्या होता है, एलडीसी क्या होता है, एनटीटी क्या होता है, ग्राम सेवक क्या होता है, कृषि प्रेक्षक क्या होता है। क्योंकि उनके बच्चे नौकरी करते नहीं, वो तो आम जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो नौकरी, उनको पता है दर्द क्या है। तो जिस दिन उनको दर्द का एहसास होगा तो वो उस दिन काम। लेकिन एक चीज़ जरूर निकल के आई है कि जो मेरा युवा साथी, वो समझ चुका है वोट की ताकत, वो समझ चुका है कि किसको लाना है और किसी को भगाना है, वो समझ चुका है राजनीति करना, कि हाँ सबक सिखाना है। तो अब यही है कि अब धीरे धीरे एमएलए मंत्री भी समझ चुके, आज वो उनकी फ़ोन भी उठाते, बात भी करते, और धीरे धीरे ये भी समझ में आ जाए कि हाँ यार इनका काम होना चाहिए, तो मैं जीत पाऊंगा, नहीं जीत पाऊंगा। तो ये बदलाव आएगा, ये कुर्सी को बचाने का बदलाव आएगा, ये बेरोजगारों के भविष्य को बचाने का बदलाव आएगा बदलाव। और मुझे खुशी बात की थी, जो 2012 से हमने बात की थी, मेरा उद्देश्य ये नहीं था, उद्देश्य था सिस्टम में सुधार हो, समय पे बेरोजगार को रोजगार मिले, और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। मुझे मजा तब आएगा कि मेरा युवा जाग जाएगा और मेरा युवा उनको सबक सिखाएगा, कहेगा कि हाँ हम लोग वही हैं जो सत्ता में लाना भी जानते हैं और भगाना भी जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संविधान ने हमें शक्ति दी है, जैसे हमारे को कर्तव्य दिए हैं, वैसे ही अधिकार भी दिए हैं, और आप चाह रहे हो कि आपके युवा जो है वो अधिकारों का इस्तेमाल करे। जल्द ही एक बार फिर से कुछ नए मुद्दों के साथ हम आपके इन लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। लेकिन एक बात जो इसमें मेरे पास निकल के सामने कमेंट से आ रही है, कुछ लोगों ने लिखा भी है कि आपने पहले अध्यक्ष का पद छोड़ दिया, फिर संयोजक का पद छोड़ दिया, अब आप केवल प्रवक्ता हो आपके इसके बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। ऐसा क्या कारण है 2-2 पद छोड़ दिए? हो सकता है कि कल को आप प्रवक्ता पद से भी विदा हो जाओ और फिर बेरोजगार, जो लाखों बेरोजगार जिनके बारे में आप कहते हो, वो कुछ कमेंट भी करते हैं, तो वो किन के भरोसे रहेंगे? देखो, मैंने अध्यक्ष पद छोड़ा, अचानक नहीं छोड़ा, 1 साल पहले मैंने बता दिया था। साल भर तक इंतज़ार किया, मैंने फेसबुक लिखा, कहा कि कोई अच्छा युवा आके सेवा करना चाहता है, इसमें नाम मिलेगा, दुआ मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। साल भर कोई नहीं आया। फिर रविंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया, वो भी बनना नहीं चाहता था, वो भी तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी, लेकिन मजबूरी थी, संगठन जिंदा रहे, आज वो मजबूरी में संगठन का अध्यक्ष है। फिर इन्होंने कहा कि भाई साहब अब मैं कुछ मामला समझो, आप मेरा साथ दीजिए, एक संयोजक पद पे मैं रहा।
फिर लगातार मैं भागता रहा, तो मैंने सोचा क्या संयोजक पद पे इनको थोड़ा विभाग अधिकारी सबसे संपर्क में आए, तो फिर मैं उससे भी इस्तीफा दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे थोड़ा बोलने का एक्सपीरियंस कम है, मीडिया में, सोशल मीडिया में बात रखने में, कम से कम आप घर पे भी रहो तो वीडियो भेज सकते हो, घर पे भी ट्वीट कर सकते हो, वीडियो आप प्रवक्ता के तौर पे। मैंने कहा हाँ मैं बोलने में माहिर हूँ, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने लोगों की पीड़ा देखी है, लोगों का दर्द देखा है, एक एक चीज़ें मुझे याद है, तो मैं बोल सकता हूँ। तो प्रवक्ता के तौर पर, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर मैं सेवाएँ दे रहा हूँ। लेकिन कोरोना चल रहा है, घर बैठा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ बेरोजगार संघ करीब 90 साल चल रहा है, जो लोगों की सेवा कर रहा हूँ, कि रामगोपाल जी लोगों का प्यार भी मिला, सम्मान मिला, 2 लाख से ज़्यादा लोगों को ज्वाइनिंग मिली है, लट खाए, जेल गए, अनशन किया, जान दाव पे लगाई। इस पे जल्द ही एक किताब भी आएगी, पहले एक फिल्म भी बनाई थी, और ये पूरी स्टोरी मेरे फेसबुक पे मिल जाती है। जो कहा वो किया, सीना ठोक के किया, किसी के बाप से डरा नहीं हूँ, चाहे जेल हो, चाहे लाठे खाई, चाहे अनशन में, चाहे मरने से भी नहीं डरा। और जहाँ मंत्री को बंद करने की बात है वो बंद भी किया है। लेकिन सवाल ये थी कि एक तो मेरा गुस्सा कि मैं लोगों का आंसू देखता हूँ, तो मुझे देखा कि हाँ एक तो गुस्सा कि कुछ बड़ा कुछ हो जाएगा, कोई पिट आ जाएगा, जो लापरवाही, जो कुछ कई चीज़ें मैं देखता हूँ आंखों के सामने। एक तो गुस्सा कि कुछ गलत हो जाएगा। एक चीज़ ये थी कि 8-9 साल हो गए किसी भी बेरोजगार से मैं 1 रुपये नहीं लेता, संगठन चला रहा हूँ। नौकरी लगने के बाद कोई नहीं पूछता कि संगठन कैसे चल रहा है। तो ऑफिस किराया है, 4-5 लोग हम साथ रहते हैं, डीजल खर्चा है, ज्ञापन है, लेटर पेड, टाइपिंग आप जानते हैं, टाइपिंग के भी 10-20 रुपये ले लेता है, फोटो कॉपी, सारी चीज़ें मैं जेब से करता हूँ, धरना प्रदर्शन सारी चीज़ें। तो संगठन को चलाने के लिए 50-60 हज़ार रुपये चाहिए। मेरे खुद के कर्जा भी है, कई ऐसे लोग हैं जिनसे मैं कर्जा ले रखा है, वो भी कई बार छोटी बातें कह देते हैं पैसों के लिए। कई बार मेरी आत्मस्वाभिमान को ठेस पहुँचा देते हैं। कई बार मैं दुखी हो जाता हूँ कि यार, लेकिन कुछ इस चीज़ की मिलती है। कहीं मैं गांव में, जिलों में जाता हूँ तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा बेटी आपकी वजह से लगे, तो मेरे को लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है। लेकिन जब वो कर्जा वाला, या फिर मुझे लगता है कि अब मुझे दिखा कि हर महीने से कहाँ से लेके आऊँ, तो फिर मैं लोगों को कहता कि भैया मेरा सहयोग करो संगठन। लोग क्या सोचते हैं कि यार ये तो, क्योंकि एक आदमी गंदा होता है ना। कई लोग आज तक क्या है कि कई लोगों ने लोगों की भावनाओं के साथ खेला है, समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे, संगठन के नाम पे। तो एक व्यक्ति विश्वास तोड़ देता है तो सब लोग उसको संदेह, शंका की नज़र से देखते हैं। हमारे राजस्थान के लोग दयावान है, सहयोग सबके करते हैं। मैं उनको कहता कि मेरे संगठन के 14-15 लाख का कर्जा है, संगठन नहीं चल पाए, सहयोग करते, कर्जा भी चूक जाता। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा, कब तक मैं ये करता रहूँगा? नहीं, मेरा स्वाभिमान मुझे गवाह नहीं दे रहा था, इसलिए मैं आर्थिक स्थिति देखते, हाँ यदि मैं कुछ करना भी चाह रहा हूँ, यदि मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है, लगता है कि मैं मजबूत हो गया, तो मैं वापस आने की कोशिश करूँगा। मैं इनके लिए, मेरा सपना यही है, मैं आज और बता दूँ आपको, जिस दिन मैं कुछ बना, मेरा सपना यही है कि मेरे पास एक बड़ी बिल्डिंग हो, एक साइड में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनको माँ बाप, जो उनका बेटा बेटी निकाल देते हैं, उन लोगों की सेवा, एक तरफ जो अनाथ बच्चे हैं और एक तरफ जो पढ़ने में जिनके पास पैसे नहीं है। मैं 3 तरह के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। उन लोगों के उनका सारा खर्चा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं मेरे माँ बाप की सेवा कर पाऊँ और उन गरीब लोगों की सेवा कर पाऊँ। मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, दाल रोटी चाहिए, लेकिन वो करना चाहता हूँ। मेरा सपना यही कि मेरा जीवन मेरे और लोगों के लिए समर्पित है। मैं आज कह रहा हूँ, ये इंटरव्यू आपके जो पेज हो यूट्यूब पे हमेशा रहेगा, जीवित रहेगा। जो कहता हूँ वो करता हूँ, ये हमेशा रहेगा। मेरा सपना यही है, जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन भी यही बात निकल के आएगी, पूरा जीवन लोगों के लिए जीता और आज भी जीता हूँ। मैंने ये छोड़ने के बाद गाँव चला गया था, मेरे गांव लोग पूछ गए, कोई कोटपुतली से, कोई जयपुर से, और जब उनकी पीड़ा सोची, फिर मैं खुद 4 मई को, 16 मई को, कल भी आया हूँ। लगातार मैं 3-4 बार जयपुर आया हूँ। ये रेड जोन है, मैं जयपुर आया हूँ तो 2-3 हज़ार रुपये खर्चा भी होता है, आया हूँ। लेकिन मैंने कभी किसी को एहसास नहीं कराया कि मैं कहाँ से खर्चा लेके आ रहा हूँ, कहाँ से कर्जा लेके आ रहा हूँ, कैसे लड़ रहा हूँ। लेकिन मेरा ये टारगेट होता था, हाँ यार वो 587 का काम कैसे हो, LDC को ज्वाइनिंग कैसे मिले, NM बहनों को कैसे काम हो, सेकंड ग्रेड। मेरा टारगेट है उन लोगों को न्याय कैसे मिले। जब उनके चेहरों पे खुशी आती है, जब उनके माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है, बहुत मज़ा आता है। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा कर, मैं खुश हूँ। कई बार मुझे धमकी देते हैं मारने की, कि आपको मार देंगे, क्योंकि वो मारने की धमकी इसलिए मिलती है मुझे कि मैंने जो फर्जीवाड़ों के लिए अभी मैंने शिकायत की थी, पेपर लीक प्रकरण में, मैं पीछे पड़ा हूँ, गिरफ्तार करो, कोचिंग सिल, कई लोग हैं। तो मुझे आज ये है कि मैं आज मुझे कोई मार भी देना तो मुझे कोई गम नहीं, मैं अच्छा काम कर चुका, मैं खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी से खुश हूँ कि इस जीवन में आके मैंने अच्छा काम किया है। और जब मैं मजबूत बनूंगा तो बेरोजगार महासंघ, जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ, एक अपने आप में एक बड़ी ताकत है जिसको खून पसीने से सींचा है, इसको छोड़ने वाला नहीं हो। संरक्षक
जो संस्थापक जिसको इसको बनाने वाला मैं खुद हूँ, एक प्रवक्ता के तौर पर साथ दे रहा हूँ। रविंद्र भी अच्छा काम करेगा और साथी जुड़ेंगे, मैं सहयोग करता रहूँगा। लेकिन अब जो फेसबुक पे यूट्यूब पे लाइव आना इतना कम आता हूँ, मैं ट्विटर पे ज़्यादा सक्रिय हो गया हूँ। जहाँ तक होगी मैं कई बार फ़ोन पे अधिकारियों से बात की, जितनी मदद करता हूँ करूँगा। कोशिश रहेगी मैं मजबूत रहा तो वापस आऊँगा इन लोगों की, क्योंकि इन लोगों की पीड़ा, क्योंकि जो आपने देखा सारी भर्ती है कंप्यूटर जैसे मैंने बताई है, सारी चीज़ मुझे याद है। कौन सी भर्ती का निस्तारण कैसे हो सकता है, कैसे इनको रोजगार मिल सकता है, कौन लापरवाही बरत रहे, ये मैं ही माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ कर सकता है। आप भी रामगोपाल जी बीच बीच में आपने कई बार मेरे इंटरव्यू लिए आवाज़ उठाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदेश की मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उपेन्द्र यादव जिंदा है केवल प्रदेश की मीडिया की वजह से, हमारी मीडिया की वजह से। कब के मुझे ख़त्म कर दिया जाता, कभी मैं जेल में भी गया हूँ, लाठियाँ भी कई से, लेकिन मैं जिंदा हूँ। मैं सब जो मुझे यहाँ मजबूत बनाने वाली हमारी मीडिया है, जिसने मुझे जिंदा रखा, बेरोजगारों के संघर्ष को जिंदा रखा, सफलता का श्रेय भी पूरी मीडिया को है। ये आपने जो 2-3 बातें कही है अभी कि मुझे सेवा करनी है, सेवा में मज़ा आता है और यही मेरे को करना है। ये बहुत सारे नेता हैं जो भी इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो बाद में करते नहीं। आपके दिल में क्या है और आगे आपके दिल में क्या रहेगा वो आप जानें। लेकिन फ़िलहाल जो बेरोज़गार हैं वो बड़ी उम्मीद के साथ आपको देख रहे हैं और इस उम्मीद को आप कायम रखना। हमारी ये आपसे अपील भी है। और जिस फेसबुक पेज पर आपने अभी लाइव किया है वहाँ पे हज़ारों लोगों ने देखा है, बहुत सारे सैकड़ों लोगों ने कमेंट भी किए हैं। तो उनकी जो उम्मीद है उस उम्मीद को मत तोड़ना। इसी उम्मीद के साथ जो बेरोज़गार है उनसे विदा लेंगे और एक बार फिर से मिलेंगे। उपेन्द्र यादव, आपको बहुत बहुत नमस्कार।